कवर करके फिर आप लोगों का ही मैं फीडबैक ले सकूंगा कि हाँ क्या रहा है। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी आर टॉकिंग अबाउट एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें एक हिस्सा जो है अगस्टन एज का भी रहेगा, उसे भी हम कवर करेंगे। उसमें यद्यपि दो वी हैव डन, काफी कुछ हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ चीजों को कवर करेंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था जिस पर आप लोगों ने भी डिस्कस किया था कि एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसका नाम था ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। देयर वाज अ रिवॉल्यूशन, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, या उसी को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहा गया था। ये जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था या जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था, ये कब हुआ था? 1688 में। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऑलरेडी आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड यू हैव रिस्पॉन्डेड मी ब्यूटीफुली। So what I want to say, what I want to tell you, bloodless revolution और glorious revolution it occurred in 1688, यह 1688 ईस्वी में हुआ था। नंबर वन पॉइंट। लेकिन सवाल उठता है कि यह जो रिवॉल्यूशन हुआ, इस रिवॉल्यूशन में जो है किस किंग को बाहर किया गया, किस किंग को बाहर किया गया, और साथ ही साथ जो है किस किंग को गद्दी मिली, खास करके किस किंग को गद्दी मिली। जो लास्ट स्टुअर्ट किंग थे वो तो बाहर होते हैं, लेकिन जो किंग जिनको गद्दी मिली, चूंकि एक किंग का अपना एक हायरार्की है या उनका एक क्रोनोलॉजी है, जो मुझे शिवपाल जी ने भी कहा था कि यहाँ तक तो 4 सेकंड तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद की क्या कहानी है। उसके बाद की एक इंपॉर्टेंट कहानी है कि विलियम ऑफ ऑरेंज को गद्दी मिली थी जब 1688 ईस्वी में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ। तो उस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन में जो है, यू विल कम टू नो, उसके बाद जो गद्दी प्राप्त करते हैं वो कौन होते हैं? वो विलियम ऑफ ऑरेंज होते हैं। उनका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज, उनको गद्दी मिलती है। और इस तरह से जो है क्या हुआ था कि जो एक तमाम सिचुएशन था, क्योटिक सिचुएशन था, उससे थोड़ा सा मुक्ति मिलती है कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688, और एक नए किंग आते हैं, और वो किंग कौन थे? विलियम ऑफ ऑरेंज थे। और यहीं से यू विल कम टू नो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी का खात्मा होता है। स्टुअर्ट डायनेस्टी जो था, अगर आपको याद होगा, हो सकता है उस डायनेस्टी में बहुत सारे रहे, लेकिन हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो क्वीन एलिजाबेथ से लेकर के 4 सेकंड तक आए थे, कि 4 सेकंड तक। क्योंकि मैं इस क्लास में मैं किंग की बात नहीं कर सकता हूँ, वो एक अलग एपिसोड है, लेकिन हो सकता है कल ही मैं उस पर बात करूं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जब होता है, तो उस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन में जब किंग को डिथ्रोन किया जाता है, तो जो नए किंग आते हैं उनका क्या नाम था? विलियम ऑफ ऑरेंज था। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो हमें समझने की जरूरत है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपको ये बताया था, यह जो एज था, इट वाज एन एज ऑफ न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स। जर्नल्स के कई नाम आए थे। जर्नल्स में अगर आप देखेंगे, एक बड़ा नाम है द आइडलर, द रैमलर, द स्पेक्टेटर, और शिल्पी मैडम ने काफी डिटेल में बताया था कि वो कैसे वीकली रही, कैसे आती थी। मुझे याद है कि कैसे उन्होंने द स्पेक्टेटर को और द टैटलर को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। 1709 से 1711, 1711 से 14, फिर द आइडलर एंड द रैमलर। लेकिन न्यूज़पेपर पे बात नहीं हुई। तो न्यूज़पेपर के सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा कि पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम था द डेली क्यूरेंट, CURANT, द डेली क्यूरेंट जो न्यूज़पेपर है, यह 1702 में लंदन में पब्लिश होता है। द डेली क्यूरेंट। इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस अगेन, आई वुड लाइक टू स्पेल कि द डेली क्यूर, DAILY, डेली है, क्यूरांट CURANT, द डेली क्यूरांट एक न्यूज़पेपर है। यह पहला न्यूज़पेपर था जो लंदन से पब्लिश हुआ था, और इसका टाइमिंग क्या है? 1702 है। ऑल दीज थिंग्स ये फाइव। अगर आपको याद होगा, इसके अलावा बहुत सारी बातें की गई थी। यह एज जो था कॉफी हाउस का एज था। इसके अलावा यह जो एज था, जर्नल्स मैगजीन्स अपनी जगह, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास का एज। लेकिन एक और पॉइंट था जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, जिस पर उतनी हम लोगों ने बात नहीं किए हुए थे। यह एज जो है दो पॉलिटिकल पार्टीज का एज था, जिसको विग और टोरी कहा जाता था। WHIG, विग, एंड टोरी TORY। तो ये भी चीज हमें जानने की जरूरत है कि अगर हम बात करते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की 1688 में हुआ, उस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और उसमें एक किंग थे जिनका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज, वो गद्दी संभालते हैं, और जो स्टुअर्ट डायनेस्टी थी वह खत्म हो जाती है। उसके बारे में मैंने कहा, मैं डिटेल में किंग के बारे में जो है वो बातें होंगी। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यूज़पेपर पहला आया, द डेली क्यूरेंट। तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उस पॉलिटिकल सिनेरियो में हमने बताया कि किंग चार्ल्स सेकंड कैसे
फ्रांस से वापस आते हैं और फिर कैसे उनके दरबार में जब वो आते हैं तो थिएटर वाज रीओपन एंड सो मेनी थिंग्स आई टोल्ड यू। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह जो समय था, यह समय एक तरह से क्या था, दो पॉलिटिकल पार्टीज का समय था। यह जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक का नाम विग था, दूसरे का नाम टोरी था, WHIG, विग, एंड सेकेंड वाज टोरी, TORY। अब सवाल ये उठता है कि जो विग थे, जो टोरी थे, वो लोग कौन थे, या उनको हम कैसे समझ सकते हैं। ध्यान में रखना है कि जो किंग के सपोर्टर थे, वे क्या कहे गए थे, वे विग कहे जाते थे, WHIG। सपोर्टर्स ऑफ द किंग दे हैड बीन एड्रेस्ड एज विग, WHIG। दे वर बियरिंग राउंड हेड कैप या विग, जो भी रीजन रहा हो। टोरी जो थे वो एक तरह से प्रोटेस्टेंट जैसे थे, उनका अगर आप कहें उनमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट था या प्यूरिटन आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे। तो ये जो विग है और जो टोरी है, यह जो है किंग चार्ल्स सेकंड के भी जमाने में रहा है, विलियम ऑफ ऑरेंज के भी जमाने में रहा और पहले से भी रहा है। खास करके जब आप देखेंगे कि जो जमाना कैरोलिन एज था, उस कैरोलिन एज के समय से, और उसके अलावा कोर्ट में या कैसे जो है कैथोलिक के सपोर्टर और प्रोटेस्टेंट के सपोर्टर, इस तरह की चीजों को हम देखते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मुझे लगता है कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट क्या है, विग है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, टोरी का कॉन्सेप्ट है। एक और क्या कॉन्सेप्ट था, पॉलिट न्यूज, फर्स्ट न्यूज़पेपर द डेली क्यूरेंट विच पब्लिश्ड इन लंदन इन 1702, उसको लेकर के बात हुई है। बाकी या टोरी जो है डेमोक्रेटिक स्पिरिट के थे, डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, या वो वे प्रोटेस्टेंट थे। जी। जेम्स सेक नहीं है, सारी चीजें मैंने बताया कि शिवपाल जी जो आपका है उस चीज को, उस क्रोनोलॉजी को मैं जरूर रखा हुआ मेरे माइंड में। अगर मैं अभी इस पॉइंट को जेम्स सेकंड या किंग के बारे में बात करने लगेंगे तो चीजें आधी अधूरी, जब उसके लिए स्पेशल क्लास आई विल टेक। और आपका एडवाइस बहुत फ्रूटफुल है, मुझे खुद उस पर बात करनी, वो मेरे माइंड में है। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो चीजें हैं जो मैं नहीं समेट पाया था, जो मैं आपको नहीं दे पाया था, वो मैं आज की क्लास में बातें कर लूं। बाकी किंग से रिलेटेड सारी बातें आई विल टॉक, आई विल गो विद यू। तो ये सारी चीजें रही हैं। उसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने किस पर बात किया था, जोसेफ एडिशन पे बात किए थे, हम लोगों ने रिचर्ड स्टील पर बात किया था। जब हम लोगों ने जोसेफ एडिशन पे बात किया था तो जोसेफ एडिशन को लेकर के भी तमाम चीजें हुई थी कि उनके तमाम पॉपुलर एसेज रहे हैं। और वो जो पॉपुलर एसेज थे उसमें उन्होंने जो है क्या किया था कि सर रॉजर नाम के कैरेक्टर को काफी एडमायर किया था। सर रॉजर नाम के कैरेक्टर को लेकर के कई उनके पीरियडिकल एसेज आए हुए थे, और स्पेशली सर रॉजर एट चर्च वगैरह था, और भी एसेज उनके रहे हुए हैं। लेकिन जो जोसेफ एडिशन है, इनके इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पीजीटी में आया हुआ है कि जोसेफ एडिशन वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर पोप, और जोसेफ एडिशन और अलेक्जेंडर पोप में कभी पट्टी नहीं थी। अलेक्जेंडर पोप ने जोसेफ एडिशन की बहुत ज्यादा आलोचना की है, और किसमें की है, अपनी पोयम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बत नॉट। मेरी बात को समझिएगा कि अनडाउटली जोसेफ एडिशन वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ whom, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप वाज अ पोएट, जोसेफ एडिशन वाज एन essayist। but remember that Pope criticized Joseph Edition in his poem Epistle to Dr. Arbuthnot। इन हिज पोएम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो मैं फैक्ट आपको दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आई थिंक कि कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मेरे माइंड में था, जो मैं डिस्कशन में नहीं ला पाया था, लेकिन ये वीडियो अगर रिकॉर्डेड भी होगा तो कम से कम दोज हु आर नॉट प्रेजेंट इन दिस सेशन दे विल बी एबल टू वॉच एंड दे कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स। तो ये सब पॉइंट जानना जरूरी कि कौन सी पोयम थी, वे कैसे कैसे था, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उसके बाद कौन आया। और एक उनका पॉइंट जेम्स उसको लेकर के, जो जेम्स सेकंड थे उनको लेकर के भी बातें चल रही, उस पर हम अलग सेशन एक लेंगे। एक जो मैंने एक चीज डिस्कस किया था डायरिस्ट को लेकर के, जिसमें सैमुअल पेपिस थे और जॉन इवलिन थे, दे वर द टू नोन डायरिस्ट, अगर आपको याद होगा उस पर बात हुई थी। ये जो दोनों डायरिस्ट थे, इन्होंने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को भी डिस्क्राइब किया था, खासकर सैमुअल पेपिस बहुत ज्यादा लंदन फायर को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था।
लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जॉन इवलिन नाम के जो डायरिस्ट थे, जॉन इवलिन ने सिल्वा नाम का एक किताब लिखा था। जॉन इवलिन ने, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, जॉन इवलिन जो डायरिस्ट है उन्होंने सिल्वा नाम का एक किताब लिखा था। उस किताब की स्पेलिंग है SYLVA, सिल्वा। और यह जो किताब थी यह फॉरेस्ट्री से बिलोंग करती है। ये भी क्वेश्चन पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये डायरिस्ट है, लेकिन इनका ये जो किताब है वह फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री के अलावा उस समय का जो टेर्रा था, मतलब जो जमीन थी, और जमीन का अपना क्या कंडीशन है, क्या वो कल्टीवेटेड लैंड है या नहीं, उन सब चीजों को लेकर के इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है, सिल्वा, SYLVA। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी था जो मैं उसमें आपको ऐड कर दे रहा हूँ। बाकी ये मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीजें रही हैं। जोसेफ एडिशन ने एक पोयम लिखा था और उस पोयम का नाम है कैंपेन, CAMPAIGN। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। मैं नहीं कहता TGT PGT में, एक क्वेश्चन GIC लेक्चरशिप में, एक क्वेश्चन GDC में आ चुका है। तो अगर हम जोसेफ एडिशन की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कैंपेन नाम का, CAMPAIGN, कैंपेन नाम का एक पोयम जो है जोसेफ एडिशन ने लिखा था। यह पोयम 1704 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। और यह पोयम वॉर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वॉर के बारे में बात करता है। तो इट्स अ पोयम, और पोयम का नाम क्या है? कैंपेन, CAMPAIGN। तो दिस थिंग यू फाइंड। बाकी ये पहली बात आपको भी पता है कि मैच्योर नार्ड ने इस एज को एज ऑफ आपका प्रोज एंड रीजन कहा है। इसी एज में प्री रोमांटिक पोएट्स आए हुए हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने काफी बात की है, उसमें और कुछ नहीं कहा। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें आपसे डिस्कस करने हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेटेड है जो आपके अलेक्जेंडर पोप से। अलेक्जेंडर पोप की जो पोयम है रेप ऑफ द लॉक, उसे हम लोगों ने पढ़ा है। उनकी पोयम एशियन मैन के बारे में जानते हैं, उनकी पोयम एशियन क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं, एंड एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट के बारे में भी जानते हैं कि हाँ ये उनकी पोयम रही। जानने का मतलब ये जानते हैं कि उनकी पोयम रही है। लेकिन जो उनकी पोयम डंसियार्ड है, ये डंसियार्ड को अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट इट्स ये एक तरह से कंट्रोवर्शियल पोएम है। उन्होंने अपने समय के जो पोएट्स थे या जो राइटर थे उनको लेके कैसे, और इसमें शेक्सपियर को लेकर के जो है एक 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 कंट्रोवर्शियल पॉइंट आपको मिलेगा जो शेक्सपियर से संबंधित है। और ऐसा लगता है कि इस पोयम में वो रिवेंजफुल मूड में है। डंसियार्ड जो पोयम है अगर आप देखेंगे यह एक सैटिरिकल पोयम है। और इस सैटिरिकल पोयम में अलेक्जेंडर पोप ने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को काफी हद तक क्रिटिसाइज किया हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेम्प्रेरी राइटर्स, जो भी रीजन रहा हो कि अलेक्जेंडर पोप हीरोइक कपलेट में लिखते थे, न्यू क्लासिकल या क्लासिक पैटर्न को फॉलो करते थे, स्ट्रिक्टनेस और सम इस्टेब्लिश नाम्स उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। तो इस तरह की चीजों को जब आप देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से जो और प्रोज राइटर्स रहे हो या उनके जमाने में उसमें ना बनी हुई हो। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना कि जो डंसियार्ड पोयम है यह एक सैटिरिकल पोयम है। और इस सैटिरिकल पोयम में उन्होंने अपने टाइम के राइटर्स को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है। और इसकी जो शुरुआत होती है एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट को लेकर के, वो शेक्सपियर से ही शुरू होती है। शेक्सपियर को लेकर के जो है वहां पे चीजें रही। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट कंफर्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और किसी का रिस्पॉन्स? हाँ, डंसियार्ड जो पोयम है, मैंने बताया कि यह अलेक्जेंडर पोप की पोयम है और यह क्या है, यह सैटिरिकल पोयम है जिसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया। ही हैज क्रिटिसाइज कंटेम्प्रेरी राइटर्स। और उसमें किसको लेकर के विवाद शुरू होता है? शेक्सपियर को लेकर के विवाद। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने शेक्सपियर को लेकर के उन्होंने जो भी कहा हो कि शेक्सपियर अच्छे राइटर नहीं थे, अच्छे पोएट नहीं थे, वहीं से बात जो है क्या होती, विवाद शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर शेक्सपियर का मेंशन इसमें है या शेक्सपियर को लेकर के, तो यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि डंसियार्ड में जो
कंट्रोवर्शियल इशू या कंट्रोवर्शियल पॉइंट शुरू होता है वो किस राइटर को लेकर के शुरू होता है, तो शेक्सपियर को लेकर के वो शुरू होता है वहां पे। और इन सब चीजों को हम देखते हैं। दूसरा चीज हमें ये पता है कि जो उनका पोयम रेप ऑफ द लॉक है वह माँ के पीक है, 5 कैंटोज में रहा है। 1712 में जब आई थी तब 2 कैंटोज में थी, बाद में 3 कैंटोज 1714 में आया हुआ है। और ये भी पता है कि यह जो पोयम है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, यह पैरोडी है, किसका पैरोडी है, एपिक का पैरोडी है। और इसमें ये भी पता है कि जो उसकी हीरोइन है वो हीरोइन का क्या नाम है, बेलिंडा, अ, हाँ या बेलिंडा। एंड अदर थिंग कि जो एक जो घराना था उस पार्टिकुलर घराने को अगर आप लेकर के देखेंगे कि कैसे जो है उसके करली हेयर को कट डाउन किया जाता है, खास करके जो रियल कैरेक्टर है बेलिंडा का मतलब अराबेला फर्मर, जो रियल कैरेक्टर वो कौन है, अराबेला फर्मर है। और जो स्नीपर थे वो लॉर्ड पीटर थे, और वो किसके दरबार, क्वीन एनी के दरबार में रहते थे, क्वीन एनी के दरबार में होते। तो सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज पॉइंट, पार्टिकुलरली दीज पॉइंट्स को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो एक चीज ये आता है कि बिलिंडा ध्यान में रखना है, एक चीज ये आता है मॉकेपिक आपको ध्यान में रखना है, और बाकी सारी चीजें पता है। 5 कैंटोज में, 1712 में 2 कैंटोज में था, 1714 में 5 कैंटोज में आया। और बिलिंडा का जो ओरिजिनल अगर किरदार रहा है वो जो कहानी शुरू हुई वो किससे, अराबेला फर्मर। बिलिंडा का तो एक काल्पनिक नाम दिया गया है, लेकिन उसका रियल कौन सा था, अराबेला फर्मर थी, FERMOR। और जो बाल जो उसका अपना जो लॉक काटा गया, दैट वाज कट डाउन बाय लॉर्ड पीटर। और लॉर्ड पीटर किसके दरबार में थे, क्वीन एनी के दरबार में थे। तो ये 2-3 पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। लॉर्ड पीटर किसके दरबार में, क्वीन एनी के दरबार में। लॉर्ड पीटर ने किसके हेयर को कट डाउन किया था, अराबेला फर्मर को। एक कैंटोज में, 5 कैंटोज में, 1712 में 2 कैंटोज में, 1714 में 3 और कैंटोज जोड़ा गया। बाकी और सारी चीजें डिस्कस किया गया है, आपको पता भी है क्या है चीजें। पोप ने जो है एक तरह से क्या किया था कि ट्रांसलेशन भी किया था, होमर की इलियड और ओडिसी का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पोप ट्रांसलेटेड होमर्स इलियड एंड ओडिसी। इतनी सारी बातें जो मुझे किससे रिलेटेड था, पोप से रिलेटेड करना था। फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ कि पोप ने क्रिटिसाइज किया है जोसेफ एडिशन को। किसमें क्रिटिसाइज किया है, अपनी पोयम एंड इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बत नॉट में। पोप की कुछ इंपॉर्टेंट पोयम है, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डंसियार्ड, होमर की इलियड एंड ओडिसी का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा उनका रेप ऑफ द लॉक रहा है, जो अभी हमने आपसे बात किया कि हाँ ये सारी चीजें रही है। कुछ और भी चीजें उनकी रही, जैसे पेस्टोरल्स नाम का पोयम था, विंडसर फॉरेस्ट उनका रहा है, लेकिन ऐसा कोई उसका बहुत वो नहीं है, बट हियर वी आर जस्ट ओनली सेइंग। दूसरा चीज की जो पोप है, पोप को अगर देकर के आप देखेंगे कि पोप ने हमेशा जो है अपना रिस्पेक्ट दिखाया, किसको, जॉन ड्राइडन को। हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट जॉन ड्राइडन के प्रति दिखाया, जॉन ड्राइडन को उन्होंने अपना बड़ा माना, या जो कुछ भी आप कह लीजिए कि इस चीज को हमने देखते हैं उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट रहा, उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाया। जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आपसे और डिस्कस करेंगे, अगर हम और बात करेंगे, तो उसमें एक चीज रह गया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। डॉक्टर सैमुअल, ये भी मैंने डिस्कस किया था, एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो समय है 1745 से 1785, इस समय फोर बीट्स ऑफ द नावल अपनी उरूज पर, यद्यपि नावल उससे पहले भी आया था लेकिन इस समय रहा है। और इसी समय नावल का एक और कॉन्सेप्ट आता है, गॉथिक नावल। गॉथिक नावल का जो कॉन्सेप्ट देने वाले आदमी है उनका नाम था होरेस वालपोल। मैं फिर से बता दूं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जमाने में नावल का एक रूप आता है जिसका क्या नाम था, गॉथिक नावल। और यह जो जिन्होंने दिया हुआ था उनका क्या नाम है, होरेस वालपोल। यह जो उन्होंने एक नावल लिखा था जिसका नाम था कैसिल ऑफ अट्रेंटो, और यह नावल 1765 में आई हुई है। एंड रिमेंबर दैट कि जो गॉथिक नावल है, जो कैसिल ऑफ अट्रेंटो है, इसकी खासियत क्या थी, ये जो गॉथिक नावल था ये ज्यादातर आप देखेंगे जर्मन जो टेक्निक आर्किटेक्ट का जो था उस पर बेस्ड डाल थी, जिसमें हॉरर है, सेंसेशन है, और कैरेक्टर्स मेडिवल एज का सेटिंग है, जैसे कि लाबिलिडेम सांस मर्सी में हम पाते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स, वैसा सब्जेक्ट मैटर, रोमांस है, लव है, सेंसेशन है, समथिंग की
सुपरनेचुरल कैरेक्टर है, कोई प्रिंसेस कहीं से किडनैप कर ली गई, पुट इन सम एक डिसर्टेड प्लेस और कैसल, जो कि वहां पे नो वन इज देयर, उसके बाद कोई राजकुमार जाता है उसको चुरा करके लाता है। तो गॉथिक आर्किटेक्ट पर इसको बनाया गया था। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि गॉथिक नॉवेल कब आया हुआ है, ये जब सेंसिबिलिटी में आया हुआ है। गॉथिक नॉवेल का सबसे पहले लाने वाले आदमी कौन रहे हैं, होरेस वालपोल रहे हैं। उनकी नॉवेल का क्या नाम था, कैसल ऑफ ऑटरेंटो था। कब आई है, 1765 ईस्वी में आई है। देखिए आज मैं आपसे नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूछता तो मैं समेट नहीं पाता, मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे ओरल टेस्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर इतना सारा हो गया तो जो हमें 1 घंटे में करते हुए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि 25 से 30 मिनट में सारी चीजें मैं समेट दूं उसमें। ये ना रहे कि आज हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन यू विल गेट हियर। तो एक चीज ये रहा इनके जमाने में। दूसरा चीज, इंग्लिश की पहली डिक्शनरी 1755 ईस्वी में इन्हीं की ही देन रही है। तीसरा चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम का क्रिटिकल एसे किसने लिखा था। प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम का क्रिटिकल एसे जो आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। उस ऐसे की खासियत क्या रही है, उसमें वो शेक्सपियर को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि शेक्सपियर ने ट्रेजी और कॉमेडी नाम का एक नए ढंग का प्ले लिखना शुरू किया, जिसका एक एग्जांपल क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट अ ब्यूटीफुल क्रिटिकल एसे। द नेम ऑफ दैट एसे इज व्हाट, द नेम ऑफ दैट एसे इज प्रीफेस टू शेक्सपियर। इस हिस्से में ही एडमायर्ड विलियम शेक्सपियर फॉर राइटिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्ले दैट इज व्हाट, ट्रेजी कॉमेडी। और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस रहा है। एक और क्वेश्चन जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से, कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एड्रेस्ड जॉन ड्राइडेन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जॉन ड्राइडेन को उन्होंने क्या कहा, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग। प्रीफेस टू शेक्सपियर क्लियर हो गया, पहली डिक्शनरी क्लियर हो गई, आपको ये गॉथिक नॉवेल क्लियर हो गया, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद का एक और चीज है कि हम क्या जानते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है। ही वॉज बॉर्न इन 1709, डाइड इन 1784। 1709 में पैदा हुए, 1784 में उनकी मौत होती है। लेकिन कुछ उनके वर्क है जो हमें जानना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट वर्क डिक्शनरी की बात हो चुकी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि उन्होंने लंदन नाम का पोयम लिखा है। कई बार ये पोयम पूछा जा चुका है, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्टन और लंदन 1802 जो सानेट है वह विलियम वर्ड्सवर्थ का है। इन्होंने लंदन नाम का लिरिक लिखा, सानेट नहीं लिखा। ही कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल लिरिक, और उसका क्या नाम है, लंदन। तो अगर ये कभी आता है कि लंदन नाम का लिरिक किसने लिखा है, वह कौन है आपका, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क आया था जो था लाइव्स ऑफ द पोएट्स, जिसको आप बायोग्राफी भी कह सकते हैं। लाइव्स ऑफ द पोएट्स मैंने ये डिस्कस किया। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, वहां पे वो है कि लाइव्स, LIVES ऑफ द पोएट्स। ये जो उनका वर्क रहा है, यह जो है वर्क एक ऐसा वर्क था जिसमें उन्होंने अपने समय के या उससे पहले के जो पोएट्स थे उनको लेकर के बहुत ज्यादा उसके बारे में बात किया है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसका वर्क है, लाइव्स ऑफ द पोएट्स जो है ये आपका, इट्स द वर्क ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के ऊपर जो है जेम्स बोसवेल नाम के आदमी ने इनका बायोग्राफी लिखा, लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये किसने लिखा, जेम्स बोसवेल ने लिखा, JAMES, जेम्स बोसवेल, BOSWELL। मैं आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसने लिखा। लाइव्स ऑफ द पोएट्स में उन्होंने किसके बारे में बताया है, पोएट्स की लाइफ को। और यह बायोग्राफिकल वर्क है। कैसा वर्क है, बायोग्राफिकल वर्क है। अच्छा, और जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उनकी बायोग्राफी किसने लिखा है, जेम्स बॉसवेल ने लिखा। जेम्स बॉसवेल ने लिखा है। तो मैं थोड़ा सा चीजों को
आई एम समराइजिंग जो पॉइंट मैंने छोड़ा था, डिस्कशन में नहीं हो पाया था, दोज पॉइंट आई एम समराइजिंग। उसके अलावा जो है, जी जी जी, जी मैडम। व्हाट इज द नेम ऑफ द बायोग्राफी? लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ओके भाई, ओके। ये लिरिक है मैडम, ये लिरिक है। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। वो पॉइंट ये रहा है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का अपना खुद का कुछ वर्क है। एक उनका और पोयम था जिसका नाम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक और वर्क लिखा हुआ, उसका क्या नाम है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। डॉक्टर सैमुअल, ये चीज क्लियर हुआ कि द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और या नहीं, इट्स द पोयम, इट्स द पोयम। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। Actually, in my here is the point what I have noted. That's the here it is mentioned in the form of the poem. But if you are saying it's prose, so I think कि let us check it. हो सकता है कि ये चीजें रहा हो। ओके ओके। इट्स अ पोयम द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, जो मैंने नोट किया है वो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस है। और एक उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा था, उनकी एक ट्रेजिडी है आयरीन। और ये हमें ध्यान में रखना, आयरीन ट्रेजिडी कई बार पूछा जा चुका है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास जब पैसा नहीं था, या दैट इज या IRENE, आयरीन। IRENE, आयरीन। या प्रोज वर्क, वो क्रिटिकल है, बायोग्राफी है, प्रोज। आयरीन जो है यह उनकी ट्रेजिडी है। और ये चीजें आपसे समझने की कोशिश करिए कि जब उनकी माँ की मौत हो गई थी तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो इस ये जो मनुस्क्रिप्ट है उन्होंने उसको सोल्ड किया, तब जाकर के वो चीजें मैनेज हुई। और इतने बड़े बाद में वो राइटर बने, जिन लोगों ने इनको ये कहा था कि वो मदद करेंगे डिक्शनरी लिखने में, उन्होंने भी मदद नहीं किया था, अपना हाथ पीछे खींच लिए थे। फिर उन्होंने खुद मेहनत करके उसको तैयार किया। जब वो चीज तैयार हो गई तब क्रेडिट लेने के लिए इनके जो पेटर्न वगैरह थे वो आ गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, मैं आपका नाम मेंशन नहीं करूंगा। इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रख करके कि कैसे जो पेटर्न पेटर्न जो PATRON, मतलब जो हेल्प करते, जो पैट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पेटर्न। आर साइलेंट हो जाएगा। तो जो पेटर्न थे उन लोगों ने क्या किया था, जब अपना हाथ खींचा, इनकी मदद नहीं किए, तो इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने एक लेटर लिखा। और उन्होंने लिखा लेटर टू चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड इनके पेटर्न का नाम था। उसमें उन्होंने इन सारी चीजों का बखूबी जिक्र किया कि कितने लोग मौका परस्त होते हैं, कितने लोग मतलबी होते हैं। तो हमेशा ध्यान में आप रखिएगा, यह एक ऐसे की शक्ल है, तो लेटर की शक्ल में, लेकिन अमूमन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये एज अ प्रोज राइटर के रूप में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में और डिग्री कॉलेजेस में प्रिस्क्राइब्ड है। लेटर टू चेस्टरफील्ड, लेटर टू चेस्टरफील्ड। या लेटर टू चेस्टरफील्ड। इट्स एन एसे, इट्स एन एसे। लेटर टू चेस्टरफील्ड, इट्स एन एसे।
इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो मैंने आयरीन जो ट्रेजिडी बताई है वो तो रहा है, और जो मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने दिया था पब्लिशर को जिससे वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर पाए थे, उसका नाम था रेजिलास। रेजिलास एक प्रोज रोमांस रहा है, रेजिलास, RASSELAS। कौन सा? नहीं, रेजिलास नावल की शक्ल, जब आप प्रोज रोमांस की बात करते हैं तो वो जो है उसकी शक्ल में आता है, दैट्स नॉट द नॉवेल, दैट्स द प्रोज रोमांस रेजिलास। नावल का कैरेक्टरिस्टिक्स यू फाइंड। ट्रेजिलस इज नॉट द नॉवेल। अगर वो प्रोज रोमांस होगा तो प्रोज रोमांस का मतलब जैसे आपको याद होगा कि सिडनीज आर्केडिया मैंने बताया था, टॉमस लॉज का रोजालिन बताया था, इसी शक्ल में ये भी रहा है, रेजिला, RA। हाँ, इट वाज, या देखिए अगर वो वर्ड आया हुआ कि फिलोसफिकल फिलोसफिकल नोवेलास, इज इट द नावेला, NOVELLA? इट वाज मीन टू बी द पर्टिकुलर रेजिलास का मतलब। हाँ, रेजिलास का मतलब एक्चुअली में, जब आपको याद होगा कि जब मैंने ओरिजिन ऑफ ड्रामा आपको बताया था, तो उस ओरिजिन ऑफ ड्रामा में मैंने बताया था कि, सॉरी, ओरिजिन ऑफ नॉवेल, मैंने ये आपको बताया था कि नॉवेल की उत्पत्ति में कौन कौन सी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया। उसमें मैंने नाम लिया हुआ था कि प्रोज रोमांस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और वो जो प्रोज रोमांस रहा है वो सब यहाँ से यहाँ तक चलता चला आता है, जिसमें मैंने टॉमस लॉज का रोजालिन बताया था, सिडनीज का आर्केडिया बताया था, और भी चीजें आई थी। मैंने कहा था क्योंकि इसमें नरेशन होता है, स्टोरीज होती है, रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ होता है, एडवेंचर होता है, उसी पैटर्न पर, जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ ये रोमांस है, तो ये उसी पैटर्न पर लिखा गया, लेकिन आप इसको प्योर नावल नहीं कह सकते। जैसे प्योर नावल जो कि फोर व्हील्स ऑफ द नावल वालों ने लिखा हुआ है, यह उस कैटेगरी में नहीं आएगा कि हम इसको प्योर नावल कह सकें। उसमें उन्होंने बताया कि इस रेजिलास का मतलब ये चीजें हो सकती, बट इट्स नॉट द प्योर नावल। मैंने आपको बताया कि चूंकि जो नावल है वो भी किस में लिखा जाता है, प्रोज में ही लिखा जाता है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि यह इनका प्रोज रोमांस है। प्रोज रोमांस का मतलब कि इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवल, बट इट्स नॉट द प्योर नॉवल। आई थिंक यू गॉट इट। उसके बाद ये इतनी सारी चीजें जो है मैंने आपको लेकर के जिक्र किया, और यू विल कम टू नो ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहा है कि इन्होंने कहा था, जॉनसन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दिया था, अ बुक शुड हेल्प अस टू एंजॉय लाइफ और इंड्योर इट। एक जो किताब होती है, या तो वह हमें जीवन को समझने में सहायक होती है, या हम उसको अपने जीवन में एडॉप्ट कर लेते हैं। अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट। ये बात उन्होंने कही हुई थी। मैं फिर से कोटेशन को, अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट, ये बात। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया हुआ था, एक क्लब का जिसका नाम था लिटरेरी क्लब, लिटरेरी क्लब की स्थापना किए हुए थे, किसके साथ? तमाम लोग उसमें थे, जिसमें जोशुआ रेनाल्ड करके एक आर्टिस्ट थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग उसके मेंबर थे, बर्क थे, पिट थे, फॉक्स थे, गिबन थे, गोल्ड स्मिथ वगैरह, ये सब उसके। तो अगर कभी भी ये आता है कि इन्होंने जिस क्लब की स्थापना की उसका क्या नाम था, लिटरेरी क्लब था, किसके साथ मिलकर उन्होंने लिटरेरी क्लब की स्थापना की है? उनका जिसके साथ उन्होंने किया था, जोशुआ रेनाल्ड के साथ उन्होंने किया था, जोशुआ रेनाल्ड के साथ, उसको लेकर के। तो ये सारे के सारे लोग थे। तो इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट व्हाट, इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट ऑल दीज पर्सन की इनका क्या रहा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का अपना क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, जो पॉइंट मुझे लग रहा था कि मैंने छोड़ा था, मैं आपको नहीं बता पाया था, उसको लेकर के मैंने बात किया हुआ है। बाकी अगर आपको याद होगा, मैंने नावल का भी जिक्र किया था। नावल में मैंने जो आपको बताया था, फोर व्हील्स ऑफ द नावल, उस फोर व्हील्स ऑफ द नावल में दो राइटरों पर हमने काफी बात किया था, सैमुअल रिचर्डसन पर और हेनरी फील्डिंग पर लेकर के बात हुई थी। लेकिन नॉवलिस्ट में एक नाम और आता है जिनका नाम है डैनियल डीफो। डैनियल डीफो एक नॉवलिस्ट वो भी थे। डैनियल डीफो ने, केवल हमें ये ध्यान में रखना, उन्होंने लिखा क्या था। डैनियल डीफो ने कैप्टन सिंगल्टन नाम का नावल लिखा, मोल फ्लैंडर्स लिखा, एंड रोक्साना नाम का नावल लिखा था। तो जब आप फोर व्हील्स ऑफ द नावल की बात करेंगे,
तो आपको पता है कि मैंने एपिस्टेलरी नावल बताया था, नावल ऑफ इंसिडेंट बताया था, नावल ऑफ कैरेक्टर बताया था। लेकिन एक नावलिस्ट जो छूटा हुआ है, जो फोर व्हील्स के हिस्सा नहीं, लेकिन उन्हीं के समय उन्होंने भी लिखना शुरू किया, तो हो सकता है इतने पॉपुलर ना रहे हो। उनमें से एक नाम क्या रहा है, डैनियल डीफो। डैनियल डीफो जो थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था, कैप्टन सिंगल्टन नंबर 1 पॉइंट, मोल फ्लैंडर्स नंबर 2 पॉइंट, एंड रोक्साना नंबर 3 पॉइंट। ये उन्होंने लिखा हुआ था, जो हमें ध्यान में रखना है। सैमुअल रिचर्ड या सेकेंड वर्क इज मोल फ्लैंडर्स एंड रोक्साना, लास्ट में ROXANA। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो सैमुअल रिचर्डसन थे, उन्होंने पामेला या वर्चू रिवार्डेड लिखा, क्लारिसा लिखा उन्होंने। क्लारिसा का नाम जो है द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी भी रहा है। ये सारी चीजें आपको उस बुक में, यू विल गेट इन दैट बुक, यू विल गेट इन दैट बुक व्हेन यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट, व्हेन यू विल कम टू नो, यू विल गेट इन दैट बुक, उसमें आपको मिलेगा और उसमें आप उसको कर सकते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि हमें जो है उसमें जो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल रहा या चीजें रही, वहां पे उस चीज को कवर करना है या समझने की कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डन, कोई अलग से नहीं रहा उसमें। एक और पॉइंट रह गया है, वो एक पॉइंट ये रह गया है कि जो आपका स्मॉलेट रहे, लॉरेंस ईस्टन और टोबियस स्मॉलेट, जो स्मॉलेट थे उनका सबसे बेस्ट वर्क था रॉड्रिक रैंडम। स्मॉलेट का सबसे बेस्ट वर्क था रॉड्रिक, आई एम टेलिंग यू हियर, बट यू विल गेट इट, इवन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पेज नंबर 140 पर, बुक के पेज नंबर 140 पर ये पूरी चीज डिटेल में दी गई है। सैमुअल रिचर्डसन का भी दिया गया है, आपका डैनियल डीफो का भी दिया गया है, हेनरी फील्डिंग का भी दिया गया, स्मॉलेट और ईस्टन का भी दिया गया। बट आई एम रिपीटिंग दोज पॉइंट कि जो टोबियस स्मॉलेट है, उनका जो बेस्ट वर्क है रॉड्रिक रैंडम है, प्रीग्रीन पिकल था, हम्फ्री क्लिंकर था, तो एक बार आप उसको वहां से देख लीजिएगा। लॉरेंस ईस्टन का ट्रिस्ट्रम शैंडी था, और एक और था अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, ये पॉइंट ध्यान में रखना था। ओलिवर गोल्डस्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड था, ये चीजें। और अगर आपको याद होगा कि अर्लीस्ट फॉर्म जो नावल था वो कौन सा था, पिकारेस्क नावल था, जो कि स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ है, जिसका मतलब है रोग, मेव, या आप और कुछ कह सकते हैं वैगाबांड, और उसका जो कैरेक्टर होता है दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इन दिस वे यू विल कम टू नो कि ये सारी की सारी चीजें रही है। तो नाउ कंक्लूडिंग, और मैंने आपको बता दिया कि बुक के पेज नंबर 140 पे आप जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, लेकिन ये चीजें मैं उधर डिस्कशन नहीं कर पाया था, तो टुडे आई समराइज दिस एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड, एंड थैंक्स फॉर गिविंग यू योर ब्यूटीफुल कंपनी। तो